से आप लोग होप आप लोग अच्छे से रहते होंगे। हम लोग आज न्यू लेक्चर लेकर न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग अगर अच्छे से समझोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि जनरली स्टूडेंट के लिए टॉपिक टफ माना जाता है, जैसा कि बच्चे बोलते हैं, लेकिन मेरा क्लास करने के बाद वही बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ही ईजी है, जेई का एक एक क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। तो बेटा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना सब कॉन्सेप्ट को। मैं जीरो लेवल से डिस्कस करूँगा। जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं चैप्टर, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उन लोगों को भी कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा। एकदम अच्छे से आप लोग इसको समझना। एक्चुअली इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करने होंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी कम है और क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा करना होगा। तो जनरली टफ होने का रीज़न यही है। बहुत सारे टीचर्स का काम होता है कि थ्योरी पढ़ा देना, कुछ क्वेश्चंस करा देना, निकाल देना चैप्टर को। तो अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैरायटी नंबर ऑफ़ टाइप्स नहीं करेंगे क्वेश्चन का, तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में काफ़ी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग सिर्फ लेक्चर को ही अगर अच्छे से समझ लोगे तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके पीछे हम लोग कोनिक सेक्शन का सीरीज़ कंप्लीट किए हैं, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जेई में रहता है। 3 क्वेश्चंस रहता है, आप लोग देखे ही होंगे। 14 लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट किए हैं। सीट भी डिस्कस किए, बहुत सारे जेई का मेन का और एडवांस का क्वेश्चन भी वीडियो लेक्चर में ही हम लोग सॉल्व किए हैं। बाकी आप लोग जेई का क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट सॉल्व करना। मेरा मानना है कि जो लोग क्वेश्चन बैंक अच्छे से बना रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक से ही बहुत सारा क्वेश्चन एक तो रिपीट कर रहा है आजकल, और रिपीट नहीं भी करता तो उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी उससे आता है आदमी को, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करना है ना। तो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पे आते हैं, इसको समझते हैं सही से क्या होता है। इसमें मेन काम होता है काउंटिंग करने का प्रोसेस सीखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग कैसे किया जाता है, कितने तरह से किया जाता है, उसी को समझना है। जैसे एडिशन रूल होता है काउंटिंग का, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। इसी में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, कब एडिशन रूल यूज करेंगे और कब मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि हम शुरू में कुछ बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आगे जब हम बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे तो वहाँ पे ये बात समझाएंगे कि देखो यहाँ पे एडिशन रूल यूज हुआ है और क्यों हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किए हैं और क्यों किए हैं, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं, फिर आगे चैप्टर में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो हेडलाइंस डालते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन अलग है और कॉम्बिनेशन अलग है, ठीक है। तो शुरू में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेडलाइंस हम ये डाल रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग करने का क्या प्रिंसिपल है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एडिशन रूल, मतलब कब एडिशन करते हैं और कब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बेटा एडिशन हम लोग करते हैं जब एक वर्ग का होना दूसरे वर्ग के होने पे डिपेंड ना करे, यानी कि पहले वर्ग का होने का तरीका, नंबर ऑफ वेज, दूसरे वर्ग के होने के तरीका, वो दोनों को ऐड करेंगे तब, ठीक है, जब अलग अलग इवेंट होगा तो, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, जो आगे पढ़ेंगे, पहले मैंने एक वर्ग का होना दूसरे वर्ग पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल से हम लोग पहले समझते हैं कैसे हम लोग एडिशन रूल यूज करते हैं। जैसे कि देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक रूम है और इसके अंदर एक बालक है, ठीक है, और इधर से 2 गेट है बाहर जाने के लिए, इधर से 3 गेट है, और इसको निकलना है इधर टॉफ़ी खाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो निकलेगा तो उसको 2 रास्ता मिलेगा निकलने के लिए, ठीक है। इस साइड से निकलेगा तो कितना रास्ता मिलेगा, 3। कैसे कैसे, 1 2 और 3, ठीक है। तो टोटल वेज यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3 मीन्स 5। टोटल 5 तरीका से ये इस रूम से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज एडिशन रूल, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसी में मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, यानी कि हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं थोड़ा पॉइंट। 1 वर्क डज नॉट
डिपेंड्स ऑन अनदर वर्क। ठीक है, एक वर्क जो है ना दूसरे वर्क पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो एडिशन रूल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर अभी भी बताया था मैंने, एक वर्क का होना दूसरे वर्क के होने पर डिपेंड करता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आपको पटना से जाना है बेंगलोर। ठीक है, और हम एक रिस्ट्रिक्शन दे दिए कि आपको दिल्ली होते हुए जाना है। ठीक है, वाया दिल्ली जाना है। सपोज करो पटना से दिल्ली जाने का 3 रूट्स है हमारे पास। ठीक है, और दिल्ली से बेंगलोर जाने का 2 रूट्स, 2 रूट्स। ठीक है, ठीक है बेटा, तो टोटल रूट पटना टू बेंगलोर का कितना होगा? टोटल वेज इधर से 3, इधर से 2, 3 इंटू 2 यानी 6। कैसे 6 होगा इसको समझा दे रहे हैं। देखो ये 1 रूट है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 रूट है। ठीक है, अब देखो इस रूट से निकलेगा तो इधर 2 रूट मिलेगा इसको, इधर से इधर से। इस रूट से निकलेगा फिर भी 2 रूट मिलेगा, इधर से इधर से। इस रूट से निकलेगा फिर भी 2 रूट मिलेगा। हर इस रूट के लिए आगे 2 रूट है, दैट इज 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 कितना 6 हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 6। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल। यानी कि वन वर्क, एक वर्क का होना दूसरे वर्क के होने पर यहाँ डिपेंड कर रहा है ना। डिपेंड्स अपॉन अनदर वर्क। ठीक है, एक वर्क दूसरे वर्क पर अगर डिपेंड करता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। हालांकि हम इस पे और भी कुछ अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं आगे। ठीक है, आप लोग समझना। तो हम लोग अभी के क्लास में यही देख रहे हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग करने का, है ना। फिर आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए। आप लोगों को मैंने पीछे एग्जांपल दिया था एडिशन रूल में एक क्या दिया था, एक रूम से बाहर जाने का रास्ता था। ठीक है, 2 गेट इधर से था और 3 गेट इस साइड से था। ठीक है, सेम एग्जांपल को हम मल्टीप्लिकेशन रूल में समझा रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इस रूम से डायरेक्ट बाहर जाने का रास्ता नहीं है। मतलब एक बड़ा सा हॉल है पहले, उसके बाद वो बाहर जा सकता है। इस हॉल से बाहर निकलने का सिर्फ 2 गेट है, एक इधर से है और एक इधर से है। जैसे मान लो कोई टाउन हॉल है या कोई मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल के अंदर रूम में जाने का बहुत सारे गेट होते हैं, लेकिन मेन गेट तो कम ही रहता है ना, 1 या 2 गेट रहता है। तो इसी तरह से यहाँ मेन गेट 2 है और इस रूम से इसमें आने का, कैंपस में आने का जो है अलग अलग गेट है। ठीक है, तो आप ये देखो, इसके अंदर अगर आदमी है कोई और इसको जाना है टी स्टॉल पे, तो अब कैसे जाएगा वो? टोटल वेज कैसे जाएगा बेटा बताओ? इस रूम से पहले इस रूम में आएगा तभी ये बाहर जा सकता है। यानी वर्क यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इस रूम से बाहर टी स्टॉल पे जाना डिपेंड करता है कि पहले इस हॉल में आएगा तभी जा सकता है बाहर। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल किस तरह यूज होगा? पहले तो एडिशन भी लगा, यानी 2 + 3 तो एडिशन लगा इस रूम से इस हॉल में आने के लिए। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा 2, टोटल कितना हो गया 5 × 2, दैट इज 10 वेज। टोटल 10 वेज से वो रूम से टी स्टॉल पे आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है एक बार फिर समझा रहे हैं। अगर मान लो इस गेट से निकलता है तो इसके लिए 2 गेट है इधर, इस गेट से निकलता है तब भी 2 गेट है, इस गेट से निकलता है तब भी 2 गेट है, एक इधर से जा सकता है कि इधर से घूम के जा सकता है। इस गेट से निकलेगा तब भी एक इधर से निकल सकता है कि इधर से घूम के जा सकता है। इस गेट से निकलेगा तब भी एक इधर से आ सकता है और एक इधर से घूम के निकल सकता है। यानी प्रत्येक अंदर वाले गेट के लिए बाहर 2 गेट है। ठीक है, तो देखो इस रूम से इसमें आने का तरीका कितना है 5, यानी हर गेट के लिए बाहर 2 गेट है, यानी 5 × 2 कितना हो गया 10। टोटल 10 तरीका से वो इस रूम से यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये एकदम सिंपल एग्जांपल है, यही बड़ा क्वेश्चन में भी यूज होता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है वहाँ पे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसी में मेनली कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट। तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे अच्छा तो वहाँ भी हम इस रूल को समझाएंगे कि एडिशन क्यों हुआ,
और क्यों मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इस बात को कई बार हम लोग डिस्कस ऑलरेडी करेंगे, बस अभी आप लोग समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म बीच में आता है, अक्सर फैक्टोरियल का काम पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ये सिंबल क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल का क्या सिंबल होता है और फैक्टोरियल किसको कहते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव natural numbers beginning with 1 is denoted by factorial n, ठीक है, और दिस सिंबल, ठीक है। ये दोनों तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे वाला भी और ऐसे n लिख के ऐसे देते हैं, ठीक है। दिस इज फैक्टोरियल n, ठीक है। तो देखो क्या होता है, दैट इज फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, 1 से लेकर के n तक का कंटिन्यू मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर का। आप इसको उल्टा भी लेके चल सकते हो, n उसके जस्ट पहले का n-1 और पहले का n-2 अप टू 3 to 1। और थोड़ा सा हम इसमें समझाते हैं कॉन्सेप्ट, देखो अब n को अलग रख लो, अब n-1 से लेके 1 तक भी है ये, तो क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ n-1, इस सब कैलकुलेशन में काम पड़ेगा। ये दोनों को अलग रख लेते हैं, n इंटू n-1, यहाँ से लेके 1 तक क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ n-2 एंड सो ऑन, जितना चाहे उतना हम लोग लिख सकते हैं। देखो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सीधा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन, अब सीधा करो या उल्टा करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो रिजल्ट कितना देगा, 24। और देखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 120। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को अलग रख लेंगे इंटू फैक्टोरियल 4, या 5 इंटू 4 को अलग रख लेंगे और 3 से 1 तक क्या होगा, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसा काम पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। कुछ नोट्स देखते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। हम लोग कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ नोट्स समझते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। जैसे फैक्टोरियल के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा तो ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल -3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी प्रकार फैक्टोरियल के अंदर कोई फ्रैक्शन रहेगा, ये भी डिफाइंड नहीं है, नॉट। हालांकि डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुके थे, प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन और नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 5/4 दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 3/7 ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल्सो नॉट डिफाइंड। बट फैक्टोरियल 0 का वैल्यू ना अलग से 1 लिया जाता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसका प्रूफ आगे परम्यूटेशन चैप्टर में एक फार्मूला जब बताएंगे तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 लिया जाता है, हालांकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, फिर भी 0 का वैल्यू 1 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अगर f(x) = log ऑफ फैक्टोरियल x, ठीक है, ऑन द बेस 3, पूछेगा इसका डोमेन, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ f(x), ठीक है। मतलब ये फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना। देखो यहाँ भी क्या काम पड़ेगा इसका, डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन कैलकुलस के लिए, ठीक है, फंक्शन में इसका यूज होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, f(x) = log base 3 ऑफ फैक्टोरियल x, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना, तो log का इनपुट पॉजिटिव होता है, यानी फैक्टोरियल x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ऐसे भी पॉजिटिव होता है फैक्टोरियल, तो नेगेटिव होता नहीं है। और डोमेन का क्या डेफिनेशन होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कॉल्ड डोमेन, ठीक है। x का जो भी वैल्यू संभव है वो क्या होगा, डोमेन। तो बेटा x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0,
क्योंकि फैक्टोरियल में 0 डिफाइंड है और 0 पे क्या होता है 1, तो लॉग भी डिफाइंड होगा। फिर आगे 1 2 3 फ्रैक्शन हो नहीं सकता है, यानी कि जो डोमेन होगा, जो भी x का वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 सेट में रखना होगा, ठीक है, इंटरवल में नहीं, क्योंकि 0 से 1 के बीच बहुत सारा फ्रैक्शन है, उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, यानी होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन होल नंबर हो गया, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 10। प्राइम नंबर 2 का एक्सपोनेंट फैक्टोरियल 10 में कितना होगा, ठीक है। इसको बाय सिंबल ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो देखते हैं बेटा फैक्टोरियल 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बात 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों को प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कंसीडर मतलब निकालना है, और प्राइम नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जितना भी नंबर बनता है वो सब प्राइम नंबर से बिल्ड होता है, ठीक है। जितना भी जैसे कंपोजिट नंबर है तो उसका नाम भी है कंपोज, मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर को मिला करके वो बना है। जैसे मान लो 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, और 6 किस प्राइम नंबर से बना है, 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से। 10 किससे बना है, 2 और 5 से बना है। उसी प्रकार 8 किससे बना है, 2 2 2 से बना है, ठीक है। 12 किससे बना है, 2 × 2 × 3, यानी सारा कंपोजिट नंबर का बेस में क्या है, प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर के बारे में डिटेल जान गए तो हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझ सकते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल में समझेंगे ऑलरेडी, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे। तो फिलहाल हम एक्सपोनेंट समझते हैं, और एक्सपोनेंट का क्या यूज होगा आगे उसको भी देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा इसको ब्रेक करो, 10 को क्या लिखोगे, 2 × 5, 9 को 3 का स्क्वायर, 8 को 2 की पावर 3, 7 तो 7 है, 6 को 2 × 3, 5 तो 5 है, 4 को 2 की पावर 2, 3 और 2, ठीक है। सारा 2 काउंट करो कितना है, 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, यानी फाइनली 2 टू द पावर 8 आ गया। 3 कितना है, 2 1 3 1 4, यानी 3 टू द पावर 4, ठीक है बेटा। 5 कितना है, 1 2, यानी 5 टू द पावर 2। 7, यानी इतना सारा प्राइम नंबर है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 2, है ना। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 10। इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, प्राइम नंबर 2 इन फैक्टोरियल 10। तो आप ये बताओ 2 का पावर कितना है, 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। यानी कि जितना पावर होता है ना वही एक्सपोनेंट, मतलब 8 टाइम्स 2 है फैक्टोरियल 10 का। फैक्टोरियल 10 का वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लगभग 35 लाख के आसपास इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करने से, ठीक है। ये छोटा वैल्यू नहीं है, बट उसमें 2 कितना बार आ रहा है वो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। 2 कितना बार आ रहा है बेटा, 8 टाइम्स। 3 कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स, इन 4 बार 3 इसके अंदर रिपीट करेगा। 5 कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स। 7 कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, 1 टाइम्स। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 8। अगर इस क्वेश्चन में 3 का एक्सपोनेंट पूछता, प्राइम नंबर 3 का एक्सपोनेंट कितना होता, 4। प्राइम नंबर 5 का एक्सपोनेंट पूछता कितना होता, 2। प्राइम नंबर 7 का एक्सपोनेंट पूछता कितना होता, 1। समझ रहे हो एक्सपोनेंट क्या होता है। हालांकि इसमें अगर बड़ा नंबर दे देंगे, 10 था तो हम लोग कैलकुलेट आसानी से कर लिए, अगर यहाँ 100 दे देंगे तो 100 का कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होगा, उसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। 100 99 98 करते करते 2 तक मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ब्रेक करो,
फिर काउंट करो कितना टाइम्स 2 है, ये प्रोसीजर बहुत लंबा होगा, ठीक है, 15-20 मिनट तो एटलीस्ट लगेगा ही बनाने में, ठीक है, कितना भी फास्ट बनाओगे तो। लेकिन हम लोग आगे इसका एक ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे कितना भी बड़ा एक्सपोनेंट दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट हम लोग कुछ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, हम लोग कुछ और जो पीछे का एग्जाम्पल देखे थे उसमें कुछ और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10, इसी को पढ़ा जाता है क्या, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 3 इन फैक्टोरियल 10, है ना। तो फिगर में क्या दिख रहा था, और जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे 3 का पावर कितना आया था 4, दिस इज द रिजल्ट। तो बेटा प्राइम नंबर का है क्यों एक्सपोनेंट पूछता है, कंपोजिट का क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे 6 अगर देगा तो 6 किससे बना है, 2 और 3 से बना है, तो उसके बेस में 2 और 3 ही रहता है। इसलिए जब भी एक्सपोनेंट पूछेगा तो किसका पूछता है, प्राइम नंबर का। यानी कोई भी नंबर उसके बाद अगर बनता है तो सब प्राइम नंबर से ही बनता है, ठीक है, आप लोग समझना सही से। तो उस एग्जाम्पल में आप ये बताओ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 5 इन फैक्टोरियल 10 कितना था, 2। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 7 इन फैक्टोरियल 10 कितना था, 1। ये सब एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक इसका हम ट्रिक बताते हैं, अभी बताए थे, अगर बड़ा नंबर दे दे, यानी कि 100 फैक्टोरियल का 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए दे दे, तो बेटा उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा होगा। इस मेथड जैसे हम लोग बनाए थे 100, 99, 98, 97 करते 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 2 तक मल्टीप्लाई करोगे, आधा पेज उसी में लगेगा। फिर 100 को ब्रेक करो, कैसे, 2, 2, 5, 5, 99 को ब्रेक करो, 3, 3, कितना 11, फिर 98 को ब्रेक करो, 2, 2, 7, 7, नहीं क्या होगा, 98 को ब्रेक करो, 2, 7, 7, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब बहुत मुश्किल काम होगा सबको ब्रेक करना, फिर सारा काउंट करना कितना 2 है, बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं ट्रिक, इससे किसी भी तरह का एक्सपोनेंट निकालने के लिए देगा, किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर का, तो हम लोग कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग पहले ट्रिक को समझ लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे बराबर इसमें, है ना। देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, एक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, n बाई p का बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, प्लस n बाई p स्क्वायर का बॉक्स प्लस n बाई p क्यूब का बॉक्स। और ये तब तक चलते जाएगा जब तक कि नीचे वाला का वैल्यू ऊपर वाला से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला तो फिक्स है बेटा, n सब में n है, नीचे वाला बढ़ रहा है, p स्क्वायर p क्यूब। कभी न कभी ऐसा होगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा बॉक्स का, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, फिर फार्मूला अपने आप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी समझा देते हैं, ठीक है। वेयर जो ये बॉक्स लिखे है ना, डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब सवाल है, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आता होगा वो लोग कैसे बनाएगा, तो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर हम नोट में समझा दे रहे हैं, ठीक है। बाद में डिटेल हम लोग फंक्शन चैप्टर के अंदर या बेसिक चैप्टर जो लोग पढ़े होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल, इन 2 लेक्चर इस पे लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, ग्राफ, सब डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा हम डेफिनेशन समझा रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो क्या होता है, ऑफ अ नंबर द इंटीजर which is smallest and nearest to x is called greatest integer of x, और इसको डिनोट करते हैं, it is denoted by this symbol, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए बेटा, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट, यानी कोई भी इंटीजर 2 नंबर के बीच लाई करता है, कोई भी नंबर 2 इंटीजर के बीच लाई करता है, उसमें से जो स्मॉलर इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 2.4 है, वो किन 2 इंटीजर के बीच है,
2 और 3 के बीच है, तो उसके नियरेस्ट में 2 इंटीजर है, कौन? 2 और 3, उसमें छोटा कौन है? 2, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर 2.7 है उसका भी 2 ही होगा, 2.9 है उसका भी 2 ही होगा। हाँ, हालांकि वो नियर 3 के हैं 2.9, लेकिन स्मॉलेस्ट भी देखना है साथ में, स्मॉलेस्ट भी और नियरेस्ट भी एक साथ, तो वो नीचे वाला इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग किसी भी नंबर का ग्रेडेशन बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, थोड़ा सा इसको लिख दे रहे हैं, n इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन n+1 अगर रहता है तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो n हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे 2.3 का क्या होगा? 2, 2.5 का क्या होगा? 2, 2.9 ऑल्सो 2, और एग्जैक्टली 2, इन सब का 2, इन 2 से 3 के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, उन सभी का क्या होगा? 2। जैसे -7.3 है, तो ये -8 और -7 के बीच लाई करता है, तो क्या होगा? -8, -7.6 ऑल्सो -8, और एग्जैक्टली -7, तो ये -7 हो जाएगा। इंटीजर का सेम हो जाता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखो, जैसे 5/6 का निकालना है, तो ये 1 से कम है तो क्या हो जाएगा? 0। 25/4 का निकालना है, 6 पॉइंट समथिंग, क्या हो जाएगा? 6। एग्जैक्टली 0 का क्या होगा? 0, एंड सो ऑन। इस आधार पर हम लोग किसी भी नंबर का ग्रेडेशन जब बता सकते हैं। अब फार्मूला थोड़ा समझ लो फिर से एक बार। अभी हम लोग देखे हैं इधर एग्जांपल 5/6, ये 1 से कम था इसीलिए 0 हो गया, यानी 1 से कम मतलब क्या? 0 से 1 के बीच है, तो छोटा वाला इंटीजर कौन देगा? 0। यानी कि जब नीचे वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या होगा? 1 से कम, और 1 से कम का ग्रेडेशन इंटीजर क्या होता है बेटा? 0, ठीक है। यानी आगे जब ये क्रॉस कर जाएगा तो 0 आना स्टार्ट होगा, तो बहुत सारा 0 को ऐड करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे रिजल्ट पे? नहीं पड़ेगा, मतलब यूजलेस होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो जहाँ तक ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा वहीं तक स्टॉप लिखना है, ठीक है। जहाँ पे क्रॉस करने का चांस रहेगा उस टर्म के बाद से लिखना स्टॉप कर देंगे हम लोग, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में इस फार्मूला को समझते हैं और फिर बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो बेटा हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे ना पीछे फैक्टोरियल 10 वाला, उसी को इस ट्रिक से पहले बनाते ताकि सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब हम लोग बड़ा नंबर का भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा हम लोग क्या निकाले थे? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, याद है सबको? क्या आया था? 8 आया था, नहीं? लेकिन अब हम ब्रेक करके नहीं बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। 10/2 का बॉक्स प्लस 10/4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10/2 का क्यूब कितना? 8। इसके बाद क्रॉस कर जाएगा, अगर लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इसका वैल्यू 0 ही होगा। आगे 10/32 उसका भी 0, तो फायदा क्या लिखने से, छोड़ो। यहाँ तक भी लिख सकते थे हम, ठीक है। कितना आएगा ये? 5 का बॉक्स 5, ये कितना होगा बेटा? 2 पॉइंट समथिंग 2, ये कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग 1, ये 0। कैलकुलेट करो, देखो 8 आ गया। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10, तो क्या लिखोगे? 10/3 का बॉक्स प्लस 10/9 का बॉक्स प्लस, बस इसके बाद तो 27 हो जाएगा, लिखने का क्या फ़ायदा है। ये कितना दिया? 10 + 1 कितना दिया? 4, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बड़ा नंबर का भी आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 है, मान लो कितना बड़ा नंबर है। 100 का कैलकुलेशन उस मेथड से तो संभव नहीं था, संभव था लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है ना, आधा घंटा के आसपास कैलकुलेशन करने में लगता है, और उसके बाद भी आपका आंसर एग्जैक्टली सही है ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता आप लोगों को, ठीक है। बट इस ट्रिक से एक्यूरेट आंसर आएगा और कुछ सेकेंड में आएगा, ठीक है। आप लोग समझिए, मैं बार बार कुछ सेकेंड का बात कर रहा हूँ, तो ये सही में कुछ सेकेंड ही है, आप लोगों को थोड़ा देर बाद ये बात फील होगा, ठीक है। देखो 100/2 प्लस 100/4 प्लस 100/8 प्लस 100/16, 100/32, 100/64, सबको ऐड करो, ये कितना है? 50
कितना है 25 का बॉक्स 25 बॉक्स जहाँ बोले उसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, शॉर्टकट में हम लोग बॉक्स बोलते हैं रफली, ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है बॉक्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इतना लंबा नहीं बोल रहे हम लोग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो रहा है 12 पॉइंट समथिंग 12, ये कितना हो रहा है बेटा 6 पॉइंट समथिंग 6, ये कितना हो रहा है 3 पॉइंट समथिंग। समथिंग से क्या मतलब है, बॉक्स लेना है तो जो भी रहेगा खत्म ही हो जाएगा। ये 1 पॉइंट समथिंग 1, कैलकुलेट करो कितना दिया 75 प्लस 12 कितना 87 प्लस 6 93 प्लस 4 97, इस द रिजल्ट 2 का एक्सपोनेंट 97 है। लेकिन देखो इसको और तो फास्ट बना ही, उस मेथड से आधा घंटा टाइम लगता, लेकिन हम इस ट्रिक के अंदर भी एक और ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग सही में कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 सेकंड काफ़ी होगा सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम 5 सेकंड, ठीक है। मतलब आप लोगों को जो भी टाइम लगा था इसमें इस ट्रिक में इसको डिवाइड लिखने में और इसको डिवाइड करने में, कितना पॉइंट कितना हो रहा है ये सोचने में, मैं इस टेंशन को फ्री कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 50 फर्स्ट का लिख दिए, 10/2 का बॉक्स कितना आ गया 50। अब किसका एक्सपोनेंट पूछ रहा है ये बताओ, 2 का, तो सभी को हाफ करते जाओ। 50 का हाफ कितना होता है 25, उसका हाफ कितना होगा 12.5, तो 12 लेना, ठीक है, राउंड फिगर लेना। 12 का हाफ कितना होगा 6, उसका हाफ कितना होगा 3, उसका हाफ कितना होगा 1.5 को 1 लेना, ठीक है। मतलब इधर हम नहीं देख रहे हैं, एक बार फिर समझा रहे हैं। 100/2 कितना हो गया 50, फर्स्ट निकाल लिए और बाकी को हाफ करते जाएंगे। 50 का हाफ 25, का हाफ 12, 12.5 12 लेना है। 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, 3 का हाफ 1, और सबको ऐड कर लो। ऐड करने में जो भी टाइम लगे, यानी कि जो 2-4 सेकंड ऐड करने में टाइम लगेगा वही आपका टाइम होगा, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 3 इन फैक्टोरियल 100, ठीक है। 100/3 का बॉक्स प्लस 100/9 का बॉक्स, 100/27 प्लस 100/81, इसके बाद तो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया 33 प्लस ये कितना आ गया 11। अब यहाँ हाफ नहीं करना है, अगर हम वो ट्रिक यूज करें तो यहाँ 3 का एक्सपोनेंट निकाल दो, 1/3 करो, ठीक है। उस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। क्या हो गया 3 और ये 1, देखो पहला निकाल दिया 100/3 33, इसको 1/3 करो 11, 1/3 करो 3 पॉइंट समथिंग 3, 1/3 करो 1, सबको ऐड करो 44 प्लस 4 48, यानी कि 48 टाइम्स जो है 3 होगा इसमें फैक्टोरियल 100। सोचो 48 टाइम्स 3 रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा ये फैक्टोरियल 100 का वैल्यू, इसलिए इसका वैल्यू नहीं निकालना कभी, ठीक है। उसी प्रकार 97 टाइम्स 2 रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, 5 भी रहा होगा 7 भी रहा होगा। देखते हैं और कुछ, जैसे अगर एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 निकालना है तो आप लोग फटाफट निकाल सकते हो। ऐसे ये हम बस लिखने के लिए लिख रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है। एक और ट्रिक बता दिए, जितना बड़ा प्राइम नंबर रहेगा उतना जल्दी खत्म होगा, ये नहीं कितना होगा बेटा, इसके बाद खत्म हो जाएगा 125 क्रॉस कर जाएगा, नहीं तो ये यूजलेस टर्म है। इसी 2 से आ जाएगा 20 प्लस 4 दैट इज 24, ऐसे भी आ जाएगा। देखो 20/5 20 आ गया, 100/5 कितना आ गया 20 आ गया, और इसमें 5 डिवाइड करो क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट चाहिए 4 आ गया, ठीक है। 7 का निकालेंगे तो और फास्ट बनेगा, 11 का निकालेंगे तो और फास्ट बनेगा, है ना। 11 का निकालेंगे एक ही टर्म में हो जाएगा, 2 टर्म इसे मान लो 11 का निकालना है तो 100/11 का बॉक्स, अगला टर्म 121 हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो 9 हो गया, 9 पॉइंट समथिंग तो 9 हो जाएगा, 9 टाइम्स 11 होगा। इस तरह से किसी भी प्राइम नंबर का संख्या बता सकते हैं, कितना संख्या में प्राइम नंबर है फैक्टोरियल 100 के अंदर। सवाल है कि आप लोगों को अब लगता होगा थोड़ा थोड़ा, भाई ये हम क्यों निकाल रहे हैं, मतलब कोई प्राइम नंबर किस फैक्टोरियल में कितना बार है, क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका क्या यूज होता है। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन जो मतलब हाई लेवल एग्जाम में आता है, ओलंपियाड, NTSC, ISI, तो वो सब एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो सबको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। मेरे नोट से ही लास्ट ईयर के एक और पहले 18 में डायरेक्ट नोट से आया था NTSC में क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे था, है ना। आप लोग अभी समझाते हैं क्या था। देखो एक क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं बेसिक लेवल का। फाइंड टोटल
नंबर ऑफ जीरोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ओलंपियाड से अवेलेबल क्वेश्चन है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। ठीक है, फैक्टोरियल 100 का वैल्यू तो नहीं बता सकता, ये बताए थे फैक्टोरियल 100 को का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कैलकुलेट करके उसका आंसर नहीं ला सकते, बट उसके लास्ट में कितना संख्या में जीरो रहेगा, कितना टाइम्स जीरो रहेगा, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है। तो बेटा अब ये बताओ आप लोग जीरो कब बनता है, मतलब कि किसी नंबर में आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर एक जीरो डाल दो, तो क्या ये पता है, जैसे मान लो 69 है, उसमें 10 मल्टीप्लाई करो तो क्या करते हैं हम लोग, 69 पर एक जीरो यानी 690। अगर 69 में 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई करना। तो क्या करते हैं, 69 पर डबल जीरो डाल देते हैं, ये फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो जीरो जब भी आता है लास्ट में तो कहीं न कहीं वो 10 से बनता है। और 10 कैसे बनता है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, वो कैसे बनता है, 2 और 5 से। यानी कि अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि फैक्टोरियल 100 के अंदर कितना पेयर 2 और 5 का होगा, पेयर, नॉट 2 एंड ओनली 2 एंड 5। अकेले 2 जीरो नहीं बना सकता है, समझ रहे हो, और अकेले 5 भी जीरो नहीं बना सकता है। 2 और 5 मिक्स होगा, एक पेयर 2 और 5 एक जीरो बनाएगा, यानी एक 10 बनाएगा तो एक जीरो होगा। ठीक है, 2 पेयर 2 और 5 करेगा तो 2 जीरो बनाएगा, उसी प्रकार 3 पेयर 2 और 5 करेगा तो 3 जीरो बनाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन करे थे, फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट कितना आया था बेटा, 97 आया था, नहीं आया था। फैक्टोरियल 100 में 5 का एक्सपोनेंट कितना आया, 24। आप ये बताओ 2 और 5 का पेयर कितना है इसमें, तो ऑब्वियसली 24, बाकी जो 2 है वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो अकेले जीरो नहीं बना सकता है। मतलब 24 के बाद पेयर खत्म हो जाएगा, नहीं, 2 और 5 निकाले एक पेयर, 2 और 5 निकाले दूसरा पेयर, 2 और 5 निकाले तीसरा पेयर, 24 बार निकालेंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि 24 ठो पेयर बनेगा, तो यानी कि 24 जीरो आ सकता है, 24, यानी फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितना जीरो होगा, 24। और एक इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं, जब कभी भी हम लोग निकालेंगे, जैसे फैक्टोरियल 10 पीछे डिस्कस किए थे, फैक्टोरियल 10 में 2 का संख्या कितना था, ये बताओ, 8 था, और 5 का कितना था, 2। ठीक है, फैक्टोरियल 10 के अंदर। तो बेटा 5 का संख्या 2 था और 2 का संख्या कितना था, 8। उसी प्रकार 100 में 2 का नंबर्स कितना है, 97, और 5 का कितना है, 24। तो हमेशा 5 का संख्या 2 के संख्या से कम होगा किसी भी फैक्टोरियल में। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत फास्ट बनेगा वैसा क्वेश्चन। ठीक है, जो पेयर बनता है तो पेयर में कौन रोल करता है, 5। जितना 5 होगा उतना ही पेयर होगा, क्योंकि 2 तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो 2 से क्या मतलब है हम लोग को, यानी जब कभी भी नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो हम लोग सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5, क्योंकि जितना 5 होगा उतना ही पेयर बन पाएगा। 2 तो 5 से ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन पेयर उतना ही बन पाएगा, दैट इज नंबर ऑफ जीरो वही डिसाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट आंसर क्लियर है। देखो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 and 5 इन फैक्टोरियल 100। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 5 का पेयर डिसाइड कौन करेगा, 5, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी नंबर ऑफ जीरो अब कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ 5, कि जितना संख्या में 5 होगा उतना संख्या में जीरो होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ 5 का संख्या निकाल चुके हैं अभी, 24, टोटल 24 जीरो होगा इसके अंदर। ठीक है, दिस इज द आंसर। इस कॉन्सेप्ट पर NTSC 2018 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट नोट से ही था लगभग, आप लोग समझना। टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 130 है ना,
इज ऑप्शन 30, 31, 32 और 33। ये रिजल्ट था, ठीक है, ऑप्शन था। तो बेटा हम लोग बहुत फास्ट बना सकते हैं, हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरो निकालना, मतलब क्या चीज़ निकालना, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना। जितना फास्ट हो सके करो। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 130, हाँ, इक्वल्स एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 130। फटाफट निकालो। ऐसे ही हम सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं, बट इसका और भी फास्ट मेथड था, बताया था अभी जस्ट। प्लस 130 अपॉन 25 प्लस 130 अपॉन 125, इसके बाद तो क्रॉस कर जाएगा नहीं, तो यहीं तक लिखना है। अब देखो 130 बाय 25 कितना देगा, 26, ठीक है, प्लस 130 बाय 25 कितना देगा बेटा, 5 पॉइंट समथिंग 5, और ये कितना देगा 1, कितना दिया 31 प्लस 1 32। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 32। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो एनटीएससी में पूछा हुआ है और हम लोग कितना फास्ट सॉल्व कर दिया। अब इस तरह का एक पैटर्न हो गया, नंबर ऑफ जो जीरो जब भी पूछेगा तो हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालेंगे, उतना ही संख्या में जीरो होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग यहाँ पे डाटा चेंज कर सकता है, कभी 50, कभी 100, कभी 500 भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तुरंत निकाल सकते हैं। देखो इस तरह का एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ये क्वेश्चन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI में पूछा हुआ था 2005 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू फैक्टोरियल 50। और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे फैक्टोरियल्स का सम है, तो कैलकुलेट करने के लिए तो सोच भी नहीं सकते हम लोग, ये बात दिमाग से निकाल दो, कैलकुलेट करके निकाल लें हम, ठीक है। क्या निकाल सकते हो बताओ, ठीक है। 4 तक हम लोग जानते हैं, फैक्टोरियल 5 भी ठीक है जानते हैं 120 होगा, फैक्टोरियल 6 से टफ होना स्टार्ट होगा, वो 720 होगा, फिर फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, 11, मतलब दिन भर में भी कैलकुलेट कर पाना इसको मुश्किल है, ठीक है। अकेले फैक्टोरियल 50 नहीं निकाल सकते हम, तो वहाँ तक का सम निकालना, 49 भी है, 48 भी है, यानी कि 1 से लेकर 50 तक का लगातार नंबर है, ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल होगा ऐसे कैलकुलेट करना, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो भी पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसका लास्ट डिजिट चाहिए हमें, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 तक तो दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई जीरो नहीं है। फैक्टोरियल 5 जो होगा उसमें 1 टाइम्स 5 है, और ऐसे भी उसका वैल्यू कितना होता है 120, तो उसमें कितना जीरो है लास्ट में, एक जीरो। क्यों है एक जीरो लास्ट में, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 1 टाइम्स 5 है, फैक्टोरियल 6 में भी 1 टाइम्स 5 है, उसमें भी एक जीरो। फैक्टोरियल 9 तक में एक ही बार 5 होगा तो एक जीरो रहेगा, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू जो भी होगा, लेकिन लास्ट में कितना जीरो रहेगा, एक। अब फैक्टोरियल 10 में 2 टाइम्स 5 है, तो 2 टाइम्स 5 होने के कारण उसमें लास्ट में क्या कितना जीरो होगा, डबल जीरो होगा। नंबर जितना भी बड़ा हो, बोले ही थे लगभग 35 लाख के आसपास होता है फैक्टोरियल 10 का वैल्यू, उसके लास्ट में लेकिन 2 जीरो रहेगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट 35 लाख नहीं, 34 या 35 लाख के बीच ऐसा कुछ है नंबर, ठीक है। मैं एक आइडिया दे दिया, फैक्टोरियल 10 का आप लोग हल्के में ले रहे होगे, फैक्टोरियल 10 तो बहुत छोटा वैल्यू है ना, उसको कैलकुलेट करने पे इतना आ रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल 11 उसमें भी 2 ही जीरो होगा, फैक्टोरियल 14 तक में 2 ही बार 5 आएगा, दैट इज 2 जीरो होगा, और फैक्टोरियल 15 में फिर 3 बार 5 आ जाएगा, तो वहाँ के बाद फिर 19 तक 3 जीरो स्टार्ट होगा। खैर हम लोगों को आगे से मतलब नहीं है, अब बैक आओ आप लोग, ठीक है। फैक्टोरियल 4 तक में कोई भी जीरो नहीं था, ठीक है। फैक्टोरियल 5 में लास्ट में जीरो है ना, 120 है तो लास्ट में क्या है, जीरो है। फैक्टोरियल 6 में भी लास्ट में जीरो रहेगा, 50 तक लास्ट में तो जीरो ही रहेगा ना, एक जीरो तो है ही सब में, ठीक है। किसी में ज़्यादा किसी में कम से मतलब नहीं, बट यूनिट प्लेस फैक्टोरियल 5 के बाद से लेके सारे में क्या है, जीरो। तो बेटा जब हम एडिशन करेंगे तो फैक्टोरियल 4 तक का ही हम लोग का काम पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद से आगे जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू फैक्टोरियल 4 तक को ऐड करने से आएगा लास्ट यूनिट प्लेस, वही वैल्यू अंतिम तक में भी रह जाएगा। फैक्टोरियल 5 क्या, फैक्टोरियल 50 क्या है, फैक्टोरियल 100 तक भी दे देंगे तो भी हम लोग का काम कहाँ तक पड़ेगा, फैक्टोरियल 4 तक का ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं।
लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर क्या चीज़, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, बस फैक्टोरियल 5 के आगे नहीं लेना है, क्योंकि जो भी इसका लास्ट डिजिट रहेगा वो मेंटेन रह जाएगा आगे तक, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद सब में 0 है लास्ट में, ठीक है। अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर कितना कितना आ गया बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, दैट इज लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर क्या आ गया, ऐड करने से 9 प्लस 24 33। अब 33 के लास्ट में क्या दिख रहा है, 3, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इतना सारे नंबर्स का लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस डिजिट वो 3 ही होगा। इसमें कभी कभी और टफ क्वेश्चन देगा तो टेंस प्लेस डिजिट पूछ देता है, मतलब कि टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, टेंस प्लेस के लिए आपको फैक्टोरियल 9 तक को ऐड करना होगा, फैक्टोरियल 10 से 00 स्टार्ट होगा, यानी उसका भी यूनिट प्लेस डिजिट मतलब पूछेगा ऐसे लास्ट 2 डिजिट। इसी सेम क्वेश्चन में पूछता फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो लास्ट डिजिट उसका भी 3 ही रहता, लेकिन सेकेंड लास्ट यानी कि टेंस प्लेस डिजिट जो होगा वो क्या होगा वहाँ पे मैटर करेगा। तो फैक्टोरियल 9 तक हम लोग लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 से 00 शुरू हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 9 तक के कैलकुलेशन में जो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वही उसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पूछेगा उतना कैलकुलेशन बढ़ेगा, लास्ट 3 डिजिट पूछेगा तो फैक्टोरियल 14 तक हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी चूंकि लास्ट डिजिट ही पूछ रहा था तो हम लोग फैक्टोरियल 4 तक ही कैलकुलेट किए, ठीक है। ठीक है बच्चे, हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको समझना। फाइंड, मैं आप लोगों को फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट, जो कि अभी थोड़ा देर पहले आप लोग जब पढ़ रहे थे तो यूजलेस टाइप लगता होगा कि एक्सपोनेंट निकालने का क्या फ़ायदा है, उसी का इंपोर्टेंस बता रहे हैं क्वेश्चन में कि उसका क्या यूज होता है ना, उसको आप लोग अच्छे से समझना। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग का जब चैप्टर स्टार्ट होगा परमुटेशन, बेसिकली अभी लोग चैप्टर में नहीं आए, चैप्टर का बस स्टार्टिंग का पॉइंट बताए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और फैक्टोरियल के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, स्पेशली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, परमुटेशन एंड फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। पहले कुछ और एग्जांपल देख ले रहे हैं फिर करते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल 10। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे सोचो आप जैसे 6 का फैक्टर निकालते हो तो फैक्टर्स क्या सब होता है 6 का, 1 2 3 एंड 6 गिन लिए, 4 फैक्टर्स था। अब 100 का दे देंगे, थोड़ा मुश्किल होगा बट गिन सकते हो। 100 मतलब क्या होगा, 1 2 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 25, 50 एंड 100, मतलब गिन सकते हैं। बट फैक्टोरियल 10 ये तो 35 लाख है, तो कैसे, बहुत मुश्किल होगा ना। इसका आंसर भी शायद 271 या 72 ऐसा करके कुछ है, 270 है शायद, ठीक है। देखते भी कैलकुलेट तो करेंगे। अब सोचो 270 फैक्टर्स को एक एक करके गिन पाना कितना मुश्किल काम होगा, और बहुत मुश्किल होगा निकालना। तो बड़ा से बड़ा नंबर देगा और नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना होगा, तो ये एक्सपोनेंट जो हमारा मेथड था वो फास्ट कैलकुलेट कर देगा उसको, ठीक है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये क्वेश्चन खुद में एक कॉन्सेप्ट भी है ना, उसको समझना सही से। किसी भी नंबर्स का, बड़ा से बड़ा नंबर्स का नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर देगा कुछ सेकेंड में, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास करो। तो हम लोग बेटा अभी अभी पढ़े थे फैक्टोरियल 10 का पूरा कैलकुलेशन पढ़े थे। 2 की पावर 8 आया था, 7 के पावर कितना आया था, सॉरी 3 के पावर आया था 4, 5 के पावर 2 और 7। ये मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट में जब ब्रेक करते थे तो ये आता था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, ट्रिक याद रखना इसको। आगे इसका डेरिवेशन हम कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसका प्रूफ भी बताएंगे कैसे होता है वो, ठीक है। अभी आप जस्ट समझ लो जो भी प्राइम नंबर्स दिख रहा है उसका जो पावर्स है, पावर्स मतलब एक्सपोनेंट है, तो उसमें 1 ऐड कर करके सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी ये क्या हो गया 8 + 1 इंटू ये क्या हो गया 4 + 1, ये क्या हो गया 2 + 1, ये क्या हो गया 1 + 1, 7 के पावर 1 है ना, 1 + 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 9 इंटू कितना 5 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ गया बेटा 6 इंटू 5, 30 इंटू 9, 30 इंटू 9 270। और ये जो फैक्टर्स है ये याद रखना, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर itself, ठीक है 1 itself। तो बेटा ये जो फैक्टर्स आया है 270 वो इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर itself, फैक्टर में 1 और itself भी कंसीडर किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में ही पूछ देता है कि 1 और itself को छोड़ करके कितना फैक्टर्स है, तो आप क्या करोगे फिर जो भी इस ट्रिक से आएगा रिजल्ट उसमें 2 माइनस कर दोगे, ठीक है। या कभी कभी ऐसा पूछेगा कि 1 को छोड़ देना, itself इंक्लूड रखना है, तब ये जो ट्रिक से आएगा रिजल्ट उसमें से 1 माइनस कर देना। समझ रहे हो? तो एक बार ट्रिक को फिर समझा देते हैं। जो भी फैक्टोरियल रहेगा तो प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट तो हम लोग फास्ट निकालना जान गए, सबका निकाल देंगे, और जो भी पावर्स रहेगा उसमें 1 ऐड कर करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। दिस इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें आप लोगों को अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा, लग रहा होगा यार ये कैसे इतना अचानक से हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो गया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ जिसको कि आप काउंट भी कर सको, जैसे 1 2 करके गिन सको कितना फैक्टर्स है, और इस ट्रिक से भी बना देता हूँ उसको, ठीक है, ताकि हम लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ओनली 100 लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ओनली 100 का फैक्टर्स क्या सब होगा ये बताओ, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, कितना होगा देखो 3 3 6 3 9 फैक्टर्स है। लेकिन अब हम ट्रिक का यूज करते हैं बाय ट्रिक। ये तो बहुत छोटा नंबर है ना इसके रेस्पेक्ट, ये फैक्टोरियल 10 का मतलब 35 लाख, ये ओनली 100 है, तो 100 200 तक तो ऐसे भी गिन लेंगे हम लोग। अब लाख में अगर रिजल्ट रहेगा तब थोड़ी ना गिन सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा फैक्टर काउंट करना। तो ये मेथड बहुत अच्छा काम करेगा आगे बड़ा क्वेश्चन के लिए फैक्टर्स निकालने में। तो देखो बेटा अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 100 को ब्रेक करो, 2 2 5 5, सबको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। अब ये बताओ जो हम ट्रिक बताए थे उसका यूज करो, क्या हो गया 2 की पावर 2 मीन्स पावर 2 है ना, तो 2 + 1, और ये भी पावर 2 है तो 2 + 1, कितना आ गया बेटा 3 इंटू 3, कितना आ गया 9। देखो 9 आया था इधर, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 था, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हम लोग काउंट करके लाए थे 9। तो हमेशा काउंट करके लाना तो मुश्किल है ना बेटा, काउंट तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इसीलिए हम लोग इस मेथड से ही बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। Find total number of factors excluding 1 and the number itself. Excluding 1 मतलब जो भी रिजल्ट आएगा ऑफ फैक्टोरियल 15। फैक्टोरियल 15 कोई नंबर है बहुत, इससे तो बहुत बड़ा नंबर है नहीं, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना बेटा ट्रिक से उसमें से आप 2 माइनस करोगे, नहीं क्यों करोगे 1 और itself को एक्सक्लूड करने के लिए कहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है, नोट करो। एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क दिए इसको अपने से बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए हैं। बहुत लंबा अगर वीडियो होता है तो फिर एक साथ देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वीडियो का जो लेंथ हो वो 1 घंटा से कम का हो, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सको और देख सको। बट आप लोग केयरफुली इसको अच्छे से वॉच करना, ठीक है, देखना। जैसे क्लास में आप लोग बैठते हो, क्लास में पढ़ते हो, उसी तरह से एक साथ देखना है, ब्रेक बाय ब्रेक नहीं। यानी कि 15 मिनट देखे फिर घूम के आगे कहीं से फिर 15 मिनट देखे, ऐसे में नहीं कॉन्सेप्ट आ पाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट था जो आज डिस्कस किए हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन हम इस पर कराएंगे,
बट हम आज की क्लास में यहीं तक रख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है उस क्वेश्चन के बाद परमुटेशन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा स्पेशली, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी पहली बार कोई लाइफ में अगर नाम सुना है परमुटेशन का तब भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और लेक्चर को समझने के बाद किसी भी लेवल का क्वेश्चन वो देखेगा, जेई लेवल तक या जो भी लेवल तक क्वेश्चन देखेगा वो आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से केयरफुली इसको समझना। ठीक है, थैंक यू।